हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 5 का साइंस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसमें हमें फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना था। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ताकि पूरा चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाए और चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आसानी से आंसर कर पाएँ। इस चैनल पर आपके क्लास के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोज़ अवेलेबल है। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपने क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपके क्लास का कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, फॉरेस्ट का क्या क्या एडवांटेजेस है वो भी हमने पढ़ लिया था, और फॉरेस्ट से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग अंतिम का 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, और इसके बाद हमें पढ़ना है कि हम लोग अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके कैसे रख सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई करना। जब भी डिफॉरेस्टेशन होता है तो इसका इफ़ेक्ट हार्मफुल होता है। इसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है और बाकी के दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी पड़ता है। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। वी नाउ नो डैट फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर मैनकाइंड। मानव सभ्यता के लिए फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कैसे कैसे हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। However, some of us cut down trees, लेकिन हमारे में से ही कुछ लोग पेड़ों को काट देते हैं in an unplanned manner due to their own selfish interest। एक अनप्लैंड मैनर में पेड़ों की कटाई करते हैं, ऐसे ही काटना शुरू कर देते हैं और पेड़ों को काटते रहते हैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। अपना फ़ायदा देखते हुए पेड़ों की कटाई करते हैं लोग। दिस इज़ नीदर राइट नॉट डिज़ायरेबल। ये ना तो हमारे लिए सही है और ना ही ऐसा करने की सचमुच में हमें ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन बींग्स कट फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। मानव पेड़ को क्यों काटते हैं, कुछ कारण होगा तभी तो काटते होंगे। मेनली 3 कारण है और तीनों कारण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप इन तीनों रीजन्स को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला रीज़न है नीड मोर लैंड टू मेक हाउसेस, इंडस्ट्रीज़ एंड फॉर एग्रीकल्चर। इंसान को ज़मीन चाहिए। क्यों चाहिए ज़मीन? घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए मतलब फैक्ट्री लगाने के लिए, और एग्रीकल्चर मतलब खेती करने के लिए। इसका दूसरा काम क्या है? नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन। जब भी कोई बिल्डिंग बनता है तो उसमें खिड़की लगता है, दरवाज़ा लगता है, सब लकड़ी का बना होता है, तो उसके लिए भी पेड़ों को काटा जाता है ताकि लकड़ी प्राप्त किया जा सके। तीसरा पॉइंट है नीड सम ट्रीज़ फॉर स्पेसिफिक यूज़। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे यूज़ होते हैं जिसके लिए लोग पेड़ों को काटते हैं, जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए। बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कि लकड़ी का ही बनता है, आप मार्केट में देखे होंगे। इन सब कामों के लिए भी लोग पेड़ों को काटते हैं, विच दे कट विदाउट प्लांटिंग मोर ऑफ देम। और लोग उन पेड़ों को काटने के बाद कोई नया पेड़ लगाते भी नहीं है। सबसे बुरी बात यही है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी कारण से हमें पेड़ काटना भी पड़ रहा है तो एक पेड़ के बदले में हम लोग 3 से 4 पेड़ लगाएं, तभी इससे हुए नुकसान की भरपाई हम लोग कर सकते हैं। सच एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन द फॉरेस्ट कवर ऑन अर्थ। ऐसे ही एक्टिविटीज़ के कारण, डिफॉरेस्टेशन जैसे एक्टिविटीज़ के कारण ही फॉरेस्ट का कवर हमारे धरती पर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है, बहुत तेज़ी से घट रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है फ्यूचर में। द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके हिसाब से कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। पेड़ों की कटाई करना एक दंडनीय अपराध है। अगर आप पेड़ों की कटाई करते हैं बिना गवर्नमेंट के परमिशन के तो इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। When some trees need to be cut, अगर किसी पेड़ को काटना पड़ रहा है किसी रीजन से, a large number of trees must be planted, तो उसके बदले में एक बड़ी संख्या में हमें पेड़ों को लगाना होगा। आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि एक बड़ी संख्या में पेड़ लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे जब हम लोग एक बड़ी संख्या में पेड़ को काटते हैं, डैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। लेकिन जब हम लोग एक बड़ी संख्या में पेड़ लगाते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड है, आपको कमेंट में लिखकर बताना है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई होने से हमारे ऊपर क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स, क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में यहाँ पर पॉइंट वाइज बताया गया है।
सबसे पहले लिखा है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय मैन इज़ वेरी हार्मफुल। इंसान के द्वारा पेड़ों की कटाई हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इट लीड्स टू, इसके कारण क्या क्या होता है पॉइंट वाइज यहाँ पर हमें पढ़ना है। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है डिक्रीज इन रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज। अगर पेड़ों को काट दिया जाता है तो जंगल के आसपास के एरिया में रेनफॉल घट जाता है, बारिश की मात्रा घट जाती है, क्योंकि बारिश होने में पेड़ भी बहुत सहायक होते हैं, पेड़ भी मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम लोग पेड़ों को काट देते हैं उसके कारण से एटमॉस्फेयर में मतलब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है डेट कैन इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकता है, मतलब पूरे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोलर आइस कैप्स पिघल जाएंगे और उसके कारण जितना भी लैंड मास है ना वो पानी के अंदर आ जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा। तीसरा पॉइंट है डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन द नियर बाय एरियाज। अगर हम लोग पेड़ों की कटाई कर देते हैं तो जंगल के आसपास के एरिया में, जहाँ पर जंगल हुआ करता था उसके आसपास के एरिया में ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चले जाएगा। अगर हमें ज़मीन के नीचे से पानी निकालना है ना तो हमें पाइप को बहुत नीचे तक अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद ही पानी हम लोग निकाल पाएंगे। चौथा पॉइंट है इंक्रीज इन सॉइल इरोजन। पेड़ों की कटाई से सॉइल इरोजन भी बढ़ता है, मतलब मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाता है। डेट कैन काउज मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स, और इसके कारण से बाढ़ की मात्रा बढ़ जाती है, बाढ़ आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। दीज कैन रिजल्ट वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, और इसके कारण हर तरफ विनाश हो सकता है। सबसे अंतिम पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे धरती से विलुप्त हो सकते हैं, उनकी संख्या हमारी धरती से खत्म हो सकती है। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन का 5 हार्मफुल इफेक्ट्स हमने पढ़ लिया। आपको पांचों याद रखना है, अगर पांचों याद नहीं होता है तो कम से कम 3 या 4 तो आपको याद रखना ही है। एग्जाम में आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है कि डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्ट करके कैसे रख सकते हैं, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं। हमने तो पढ़ लिया कि फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे कैसे यूज़फुल है, सब कुछ हमने देखा। और फॉरेस्ट अगर नहीं होंगे तो उसका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है वो भी हमने देखा। अब हमें समझना है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में फॉरेस्ट आर इन डेंजर, जंगल खतरे में है, मतलब जंगल की मात्रा धीरे धीरे घट रही है। मेनी प्लांट्स आर, धीरे धीरे नहीं बहुत तेज़ी से घट रही है। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन दीज फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट। बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल्स जो कि इन जंगलों में रहते हैं बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रहे हैं, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। मेनी पीपल एंड कल्चर्स दैट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर वे ऑफ लाइफ आर ऑल्सो अंडर थ्रेट। बहुत सारे लोग और उनका कल्चर, उनकी संस्कृति जो कि जंगलों पर ही डिपेंडेंट होती है, उनका पूरा लाइफ जंगलों पर ही डिपेंडेंट होता है, वो भी खतरे में है। जंगल खत्म होंगे तो उनका जीवन भी खतरे में आ सकता है। जंगलों को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं, ये सब पढ़ने से पहले इस वाले डू यू नो को देख लेते हैं, जिसमें कि 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। पहला पॉइंट है ओनली 20% ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट। मतलब पुराने जंगल, एंशिएंट फॉरेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, पुराने जंगल, उसका सिर्फ 20% ही बचा हुआ है, बाकी का 80% हम लोग काट कर फैक्ट्रीज बना चुके हैं, घर बना चुके हैं और पता नहीं क्या क्या। और दूसरा पॉइंट कहता है अ फॉरेस्ट ऑफ द साइज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, मतलब एक फुटबॉल फील्ड के बराबर का फॉरेस्ट डिसअपियर एवरी 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड में एक फुटबॉल के साइज का जंगल ख़त्म हो जा रहा है। इतना तेज़ी से जंगल काटा जा रहा है कि अगर हम लोग पर सेकेंड कैलकुलेट करें ना तो इतना बड़ा जंगल हर 2 सेकेंड में ख़त्म हो रहा है। सोचिए कितना तेज़ी से जंगल को काटा जा रहा है। जंगलों की कटाई को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसी के बारे में अब हमें पढ़ना है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1980। 1980 में भारत के पार्लियामेंट में इस कानून को बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स, इसमें कुछ नियम है, उस नियम के हिसाब से द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई पेड़ों की कटाई करता है बिना परमिशन के, अगर कोई पेड़ों को अंधाधुंध काट रहा है
तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, ये कानूनी अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सजा मिल सकती है। Many areas in India have been converted into national parks and wildlife sanctuaries. भारत के कई भागों को बदलकर नेशनल पार्क्स बना दिया गया है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिया गया है टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर एंड एनिमल्स डेट लीव इन द फॉरेस्ट, ताकि फॉरेस्ट कवर को बचाया जा सके और जो एनिमल्स उसमें रहते हैं ना उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि नेशनल पार्क क्या होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। दोनों का डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। नेशनल पार्क्स का डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। और नेशनल पार्क इज अ रिजर्व लैंड, नेशनल पार्क एक रिजर्व लैंड होता है, यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट। और इसको डिक्लेयर कौन करता है, कौन कहता है कि ये एक रिजर्व लैंड है? कहने वाला होता है नेशनल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार। और इसको ओन भी वही करते हैं, इसके मालिक भी वही होते हैं। इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट्स एंड पॉल्यूशन, इसको ह्यूमन डेवलपमेंट से प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है और वहाँ पर पॉल्यूशन भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता है जिससे कि पॉल्यूशन हो। अब देखिए सेंचुरी को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। अ सेंचुरी इज़ ऑल्सो रिजर्व एरिया, ये भी एक रिजर्व एरिया होता है इन विच बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग, जिसमें कि बर्ड्स और एनिमल्स को हंट करने से प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब एक सेंचुरी में किसी तरह का हंटिंग नहीं किया जा सकता है, जानवरों का शिकार नहीं किया जा सकता है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। A national park differs from sanctuary in that no human activity is allowed inside the former, while limited activities are permitted within the latter. पहले वाले में मतलब नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग बाद वाले की बात करें, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड रहता है, परमिशन के साथ आप उसमें जा सकते हैं। नेशनल पार्क्स रिसीव मोर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल पार्क्स को ज़्यादा पैसा मिलता है, केंद्र सरकार उनको ज़्यादा पैसा देती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कम पैसा मिलता है उनके कंपैरिजन में। द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज़ प्रोबेबली द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर द एशियाटिक लायन इज़ प्रोटेक्टेड सो डैट इट कैन लिव इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, ये दुनिया का इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पर एशियाटिक लायन को प्रोटेक्ट करके रखा गया है ताकि ये अपने नेचुरल सराउंडिंग में रह सके, आसपास घूम सके, फ्रीली घूम सके और इसको इंटरफेयर करने वाला कोई न रहे। एशियाटिक लायन कुछ ऐसा दिखता है जो कि गिर नेशनल पार्क में है। और ये वाला जो फोटो है वो साइबेरियन क्रेन्स का है और ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है और उसका नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। इट इज़ फेमस एज अ रिफ्यूज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन्स, बैरोन्स, इबिस, पेलिकन्स एंड पेंटेड स्ट्रोक्स। ये फेमस इसीलिए है क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आके रुकते हैं, ये उनके रिफ्यूज की तरह है, एक टेम्पररी ठिकाने की तरह है। माइग्रेटरी बर्ड हम लोग उन बर्ड्स को बोलते हैं जो कि किसी एक एरिया से माइग्रेट होकर, मूव होकर किसी दूसरे एरिया में जाकर सेटल हो जाते हैं कुछ समय के लिए। कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक है साइबेरियन क्रेन, एक है बैरोन, एक है इबिस, एक है पेलिकन्स और एक है पेंटेड स्ट्रोक्स। These and many other migratory birds make it their temporary home during very severe winter months. ये सभी बर्ड्स जिनके नाम हमने यहाँ पर देखे और इनके अलावा और भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स मूव करके यहाँ पर आ जाते हैं। ये उनका टेम्पररी होम बन जाता है, कुछ समय के लिए वो यहाँ पर रुकते हैं जब उनके देश में या उनके एरिया में सीवियर विंटर पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। सम अदर नेशनल पार्क्स इन हिमालयन फुट हिल्स, कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स भी है जो कि हिमालय पर्वत के फुट हिल्स में है, जैसे कि ये हिमालय पर्वत है, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग फुट हिल्स कहते हैं। दो नेशनल पार्क्स के नाम दिए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एक है कॉर्बेट नेशनल पार्क और एक दूसरा है दूधवा नेशनल पार्क। These provide an unforgettable वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर अगर आप लोग घूमने जाएंगे तो यहाँ का ऐसा वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जिसको आप जल्दी से भुला भी नहीं पाएंगे। इस पॉइंट में बताया गया है, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज थ्रू प्रिंटेड एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अवेयरनेस फैला रहे हैं फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस को लेकर कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सबको बता रहे हैं।
कैसे बता रहे हैं? थ्रू प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब प्रिंटेड मीडिया के थ्रू भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी। प्रिंटेड मीडिया क्या होता है? प्रिंटेड मीडिया के अंदर में न्यूज़पेपर्स आ गए, मैगजीन्स आ गए, ये सब प्रिंटेड मीडिया कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर में टीवी आ गया, रेडियो आ गया, इंटरनेट आ गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए ये वाला पोस्टर जिसको WWF ने रिलीज़ किया था, ये फाइटिंग वाला WWF नहीं है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि इस पोस्टर के थ्रू WWF हमारे से क्या कहना चाहता है, आपको कमेंट में लिखकर बताना है। वी ऑल कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगल को बचाने के लिए, जंगल को कंजर्व करके रखने के लिए हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एंड से। कैसे, उसके बारे में यहाँ पर 3 पॉइंट्स में हमें समझाया गया है। फर्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, अगर हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल ही कम कर दें या लकड़ी से बने हुए सामानों का इस्तेमाल ही कम कर दें तो जंगल अपने आप बच जाएगा, जंगल काटे ही नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट दैट प्रोमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ऐसे सभी प्रोडक्ट्स, ऐसे सभी सामान जो कि जंगलों का विनाश करके बनाया जाता है उसको हम लोग प्रमोट नहीं करके भी जंगल को बचा सकते हैं। अगर हम लोग उसका प्रचार ही नहीं करें, उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें तो जंगल काटे ही नहीं जाएंगे। मेनी पीपल बाय फर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, बहुत सारे लोग फर खरीदते हैं जो कि एनिमल से मिलता है। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ एलिफेंट टस्क, और बहुत सारे लोग जेवर खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं जो कि हाथी के दांत से बनता है। दिस शुड नॉट बी डन एज इट लीड्स टू किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स को मारकर हमें प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है बाय सेलिब्रेटिंग द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एज अ फेस्टिवल एंड इन्वॉल्विंग मोर एंड मोर पीपल इन दिस एक्टिविटी, पेड़ लगाने को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करके और इस एक्टिविटी में बहुत सारे लोगों को शामिल करके भी हम लोग जंगल को बचा सकते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वन महोत्सव, और इस फेस्टिवल को दुनिया के, भारत के कई भागों में वन महोत्सव के नाम से भी मनाया जाता है। वन महोत्सव के बारे में और डिटेल में इस वाले डू यू नो में बताया गया है। वन महोत्सव इज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज इन आवर कंट्री। वन महोत्सव एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको भारत की सरकार वन महोत्सव एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको भारत के सरकार ने लॉन्च किया था ताकि देश में पेड़ों की संख्या को बढ़ाई जा सके। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड ड्यूरिंग दिस फॉरेस्ट फेस्टिवल, हर साल हजारों पेड़ लगाए जाते हैं इस फॉरेस्ट फेस्टिवल के दौरान। मेनी स्कूल्स ऑल्सो सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग ट्रीज, बहुत सारे स्कूल में भी वन महोत्सव मनाया जाता है और इसमें बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। आपके स्कूल में कभी हुआ है या नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। दिस वे दे कॉन्ट्रीब्यूट टुवार्ड्स मेकिंग द अर्थ ग्रीन, और इस तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हमारी धरती और भी हरी भरी बनाई जा सके। फॉरेस्ट आर अर्थ्स एयर प्यूरीफायर, फॉरेस्ट को हम लोग धरती का एयर प्यूरीफायर भी बोल सकते हैं क्योंकि धरती पर जितना हवा है उसको साफ करने का काम फॉरेस्ट ही करते हैं। दे आर ऑफन रेफर टू एज द अर्थ्स लंग, और जंगलों को हम लोग धरती का लंग्स भी कभी कभी कहते हैं। इसका रीज़न क्या है? जस्ट एज आवर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड इन्फ्यूज इट विथ ऑक्सीजन, जैसे हमारे बॉडी में हमारा लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को छोड़ देता है, बिल्कुल उसी तरह से ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड इन रिटर्न रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्योंकि उस समय उनको कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत पड़ता है, और इन रिटर्न और उसके बदले में वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में बैलेंस बना रहता है। सबसे अंतिम में इस वाले डू यू नो में हमें चिपको आंदोलन के बारे में बताया गया है। चिपको आंदोलन का लिटरल मीनिंग होता है हग द ट्रीज मूवमेंट। इस आंदोलन में लोग पेड़ों को गले लगाकर खड़े हो गए थे ताकि पेड़ों को काटा नहीं जा सके। इसकी शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी जो कि हिमालय पर है और ये 1972 का स्टोरी है। उस समय एक डिस्प्यूट चल रहा था गांव के लोगों और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जो कि पेड़ों को काटने आए थे। जैसे इस बात का पता गांव के लोगों को चला, गांव की सभी महिलाएं जंगल की तरफ चली गईं। उस गांव का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, रेनी उस गांव का नाम था। तो गांव की सभी महिलाएं जल्दी से जंगल की तरफ चली गई और पेड़ों से जाकर चिपक गई ताकि जो वर्कर्स थे जो कि आरी लेकर आए थे,
कुल्हाड़ी लेकर आए थे पेड़ों को काटने के लिए, वो पेड़ों को नहीं काट सके। चिपको आंदोलन को पूरे दुनिया में टेंशन मिलने लगा था, पूरे दुनिया में इसके बारे में बात किया जाने लगा था और जो लोग पेड़ों से चिपक गए थे उनको ट्री हगर्स कहा जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल लिया था नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। एक है फॉरेस्ट को हम लोग अर्थ का एयर प्यूरिफायर भी कहते हैं और फॉरेस्ट को हम लोग अर्थ का लंग्स भी कहते हैं। अर्थ का लंग्स इसको क्यों कहा जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसके बारे में आपको लिखना होगा। इस वाले डू यू नो में चिपको आंदोलन का लिटरल मीनिंग दिया गया है जो कि आपको याद रखना है। ये कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है और किस विलेज में हुआ था ये भी आपको याद रखना है। फाइनली हम दोनों ने मिलकर पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इन सब के बदले में हम आपकी पढ़ाई को और भी ईजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक आपके साइंस के जितने भी चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है उनके वीडियोज़ को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।